नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 3 फरवरी 2022 है। दोस्तों, कल जो बजट एनालिसिस का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें बजट के बाद भी हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलेगी। बजट में अनाउंस किए गए बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं उनके ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं, जो सेक्टर हैं उनके द्वारा दिए गए ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ दिनों तक हमें अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने को मिलेगी। तो आज ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम की चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इस ही टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। यही एक सोर्स है जिसमें हम मेरे लेक्चर की पीडीएफ को शेयर करते हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं तो यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर। ये मेरे तीनों सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल पॉडकास्ट के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, मेरी 2 चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन जो अभी आप देख रहे हैं और एक है क्यूरियसली फॉरएवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और आप ही इस सीरीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आप ही इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। अब मैं यही आशा रखता हूं कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपने बजट वाला जो लेक्चर है, इकोनॉमिक सर्वे वाला लेक्चर जो 1 फरवरी को डिलीवर किया गया था, बजट वाला लेक्चर कल यानी कि 2 फरवरी को डिलीवर किया गया था, वो दोनों लेक्चर्स आपने अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दोनों लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो CBDC के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि इससे हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि ये जो CBDC के द्वारा ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे ये रिस्क फ्री होंगे। ये कम रिस्क नहीं, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, रिस्क फ्री होंगे, ये सिक्योर होंगे। और ये जो CBDC हैं, डिजिटल करेंसी जो है, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसी जो है, उसको आप फिजिकल करेंसी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। दिस डिजिटल करेंसी जस्ट लाइक अवर फिजिकल करेंसी विल बी कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड एंड डेवलप्ड बाय RBI। कि इसको पैदा भी RBI करेगी, इसको कंट्रोल और इसकी देखभाल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि CBDC के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, CBDC के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आज सुबह मैंने एडिटोरियल और आर्टिकल एनालिसिस वाले वीडियो में आपको बताया थे। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर बैंक में जो फंड हैं, हमारे डिपॉजिट्स हम बैंक में रखते हैं, तो अगर ये CBDC आ जाएगी तो फिर मैं बैंक में अपने पैसे क्यों रखूँगा, ये तो ऑनलाइन ही रहेंगे, राइट। एक प्रकार का पॉकेट या फिर एक प्रकार का पोर्टफोलियो बन सकता है, या फिर एक प्रकार का अलग से अकाउंट भी बन सकता है। अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। आई एम श्योर इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी तब हम इसके ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ने एक और पॉजिटिव पॉइंट बताया, वो ये है कि हम ग्लोबल डिजिटल पेमेंट जो हैं वो फटाफट कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी विल क्रिएट सेवरल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं जिनको हम फिनटेक कहते हैं, तो फिनटेक के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इसी के साथ जो फिजिकल करेंसी है उसको आपको प्रिंट करना पड़ता है, फिर उसको संभाल कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारा बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आप, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि CBDC के पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए या फिर प्रोज बताइए या फिर मेरिट्स बताइए, तो ये सारे पॉइंट्स जो PM साहब ने बताए वो आप कह सकते हैं। PM मोदी ऑन बजट।
पीएम मोदी साहब ने बजट के बारे में क्या कहा। एक बीजेपी का सिंपोजियम था, एक मीटिंग थी, इसका नाम है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। तो इसको एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि बजट से एक साधारण व्यक्ति, एक किसान, एक गरीब व्यक्ति को फ़ायदा होगा, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बूस्ट मिलेगा, सोशल जस्टिस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स के लिए सरकार ने जो पैसे रखे थे उससे 36% ज़्यादा पैसे इस टाइम पर सरकार ने अनाउंस किए हैं। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस कैपिटल बजट जो है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स, जो वेपन्स है और सिस्टम्स हैं, तो हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स से खरीदें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश की जो कंपनीज़ हैं, जिनको हम डोमेस्टिक कंपनीज या फिर लोकल कंपनीज कहते हैं, तो उनको बहुत बड़ा कस्टमर एज ए गवर्नमेंट मिलेगा और ये पैसे जो हैं वो देश में ही रहेंगे, तो ये एक फ़ायदा होगा। इसके साथ मोबाइल गेमिंग इनोवेशन, 5G सर्विसेज, इंटरनेट के दाम सस्ते होंगे, एमएसएमई को फ़ायदा होगा, ग्रीन जॉब्स जनरेट होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया है कि सरकार काम कर रही है कि रिमोट एरियाज़ तक इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाए। 5G सर्विसेज जो हैं वो भी जल्दी लॉन्च की जाएगी और स्पेक्ट्रम भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्जरी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। और 2013-14 का जो यूपीए का पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, उस टाइम का बजट जो था उसके बारे में प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि उस टाइम पर 1,87,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अनाउंस किए गए थे। उसके कंपैरिजन में ये बजट जो है ये 7,50,000 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए, तो उससे 4 गुना ज़्यादा एनडीए की सरकार ने अनाउंस किया है। क्रिप्टोज, अब क्रिप्टोज यानी कि क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एक बड़ा अनाउंसमेंट जो हमने बजट वाले टॉपिक में भी डिस्कशन किया था वो ये था कि अब क्रिप्टोस जो हैं उस पर जो आपका प्रॉफिट होगा तो उस पर 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनीज ने ऑलरेडी अपने ट्विटर में अनाउंस कर दिया कि अब क्रिप्टोस जो है उसको सरकार ने लीगल मान्यता दे दी है। अब क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल इन आवर कंट्री, ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश में क्रिप्टो को लेकर कोई खास लॉ नहीं है। तो सरकार का कहना यह है कि अभी आप क्रिप्टो करेंसी बेचकर 30 प्रॉफिट कमा, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, तो ये 100 रुपये आपके डायरेक्टली आपकी जेब में नहीं जाएंगे। इसमें से 30 रुपये जो हैं वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया है। रही बात इसके लीगलिटी की, तो जहाँ तक मेरी समझ है सरकार इसको करेंसी के तौर पर कभी भी अनुमति नहीं देगी। सरकार इसको डिजिटल एसेट के तौर पर ही फ़िलहाल देख रही है और फ्यूचर में अगर परमिशन दी जाएगी तो इसी प्रकार से इसको दी जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा कि सीबीडीसी जो है वो आने वाली है। अब सरकार ने टैक्स अनाउंस किया है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 3050% इंक्रीज हो गया। जिन लोगों का पास क्रिप्टो थे लेकिन वो अभी लॉगिन नहीं हुए थे या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अब रजिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। 3050% ज़्यादा जंप देखने को मिला है। सम व्यूड द अनाउंसमेंट एज एन इनडायरेक्ट वे टू एंडोर्स क्रिप्टो ट्रेड इन इंडिया, लेकिन अगेन मैंने आपको ये समझाया कि ऐसा नहीं है। बजट में टैक्स अनाउंस किया गया तो इसकी वजह से क्रिप्टो के प्रति जो एक अट्रैक्शन है या फिर क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो वेट एंड वॉच कर रहे थे, तो अब लगता है कि अब वो अपने पैसे जो हैं वो क्रिप्टो में शायद ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इन ए पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्लैरिफाई किया है कि टैक्सिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्रिंग लेजिटिमेसी। टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और प्रपोज्ड टैक्स रूल ये है कि 30% टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर और 1% जो है ये जो कहते हैं कि टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, TDS, वो होगा सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% जो है वो TDS लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बजट स्पॉटलाइट ऑन मेंटल हेल्थ, ये एक नई बात हमें बजट में देखने को मिल रही है। निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में ये बताया कि जो मेंटल हेल्थ हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जो खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ को सरकार ने पैसे रखे हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो अब देखिए कि
हम सुनते हैं ना कि कॉरपोरेट कल्चर में काम करना और बहुत स्ट्रेस होता है, पॉलिटिक्स होता है, आपको टारगेट्स चेज करने पड़ते हैं, यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और कोविड की वजह से तो बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि डाबर, जीई, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, एबीबी, आरपीजी ग्रुप, एम्फेसिस, जेनपैक्ट, एसेंच्योर, ये सारी कंपनीज ने इकोनॉमिक टाइम्स को ये बताया है कि दे एक्सपेक्ट टू सी मोर टाइम एंड मनी बीइंग पम्प्ड इनटू सेफगार्डिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इन द कमिंग मंथ्स। ये वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी खबर है कि मेंटल हेल्थ को अब सीरियसली देखा जा रहा है। अभी तक ऐसा था कि मेंटल हेल्थ को वीकनेस के तौर पर देखा जाता था, मेंटल हेल्थ को कभी भी एक मेडिकल इश्यू के तौर पर नहीं देखा जाता था। लेकिन मेंटल हेल्थ एक रियलिटी है। मेंटल हेल्थ से भाग जाना, मेंटल हेल्थ से शर्माना जो है, ये इसका राइट सॉल्यूशन नहीं है। राइट लोगों से बात की जाए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इसके अलावा प्रोफेशनल्स जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना, ये सारी चीज़ों से मेंटल हेल्थ के सामने लड़ा जा सकता है। बजट में ये भी कहा गया है कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो हैं, टेली हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे और निम्हांस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो बेंगलोर में है, ये एक नोडल सेंटर के तौर पर काम करेगा। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी बेंगलोर जो है वो टेक्निकल सपोर्ट इस 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स को प्रोवाइड करेगा। इसमें एक 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस विद साइकियाट्रिस्ट, वेबिनार्स, राउंड द क्लॉक हेल्पलाइंस, पीयर ग्रुप सपोर्ट एंड ग्रीफ काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मेंटल हेल्थ को सरकार ने, आप कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंस दिया है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है। यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी के राजा रमन साहब ने ये कहा है कि बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है यूएसओएफ, इसमें से 5% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी वजह से हमारे देश में और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट होंगे। और ख़ास करके जो 5th जनरेशन 5G एडवांस्ड, 6G टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, उसमें हमारे देश में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बन पाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ 500 करोड़ रुपीज़ के फंड जो हैं हर साल रखने की बात बताई है और इससे लोकल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड मिलेगा। बजट 2022-2023 में निर्मला सीतारमन जी ने यह कहा है कि proposed to allocate 5% of annual collections under USOF to promote R&D and commercialization of technologies and solutions in order to enable affordable broadband and mobile services proliferation in rural and remote areas। कि जो टोटल फंड आएगा उसका लगभग 5% जो हैं वो R&D के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे सॉल्यूशंस बना सकें जिससे हम दूर दराज के जो गांव हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज को एक्सपांड कर सके, वहाँ तक पहुँचा सके, लेकिन ये भी एफोर्डेबल प्राइस में। तो ये डिजिटल एक्सपांशन होगा और ये हमारी इकोनॉमी, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। फिर पोस्ट ऑफिसेस ऑन CBS, ए बिग बूस्ट फॉर बैंक्स। HDFC, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक्स का कहना ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो लिया है कि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख जितनी पोस्ट ऑफिसेस जो हैं और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, छोटे टाउन्स में हैं। और पोस्ट ऑफिसेस का जितना एक्सपांशन है गवर्नमेंट की, शायद किसी भी ब्रांच का उतना ज़्यादा एक्सपांशन नहीं। आप छोटे से गांव में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगी, या फिर छोटे छोटे 5-6 गाँव के बीच में एक पोस्ट ऑफिस होगी। हर एक गाँव में नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ 7 लाख जितने गांव हैं, तो 1.5 लाख जितनी पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप देख लीजिए कि इसका रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है। 5 में से 1 गांव में आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगी। तो अब पोस्ट ऑफिस के जो आपके अकाउंट हैं, इन अकाउंट को आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह यूज़ कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो कॉमन, जो कहते हैं ना, बैंकिंग सर्विसेज, कोर बैंकिंग सर्विसेज, तो ये कोर बैंकिंग सर्विसेज जो है अब इसमें एक्टिवेट की जाएगी। और ये कहते हैं कि ये जो
पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, ये 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ 15 लाख करोड़ रुपए जितने पैसे डिपॉजिटेड है, इतने पैसे वहाँ पर सेविंग खाते में पड़े हुए हैं। तो अब ये जो HDFC, ICICI, SBI जो है, ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की सर्विसेज पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर को दे पाएगी। अभी तक क्या था कि अगर आपकी पोस्ट ऑफिस अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं HDFC, ICICI, स्टेट बैंक का, तो वो नहीं ले सकते थे। आपको अलग से खाता खुलवा कर यहाँ से पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करके फिर ले सकते थे। अब आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में से ही आप म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को यूज़ कर पाएंगे। द पोस्टल नेटवर्क इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द बैंकिंग नेटवर्क एंड विल एनेबल ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स, व्हिच मीन्स दैट द पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स विल आल्सो बिकम इंटरऑपरेबल लाइक कैश of bank accounts, said Pawan Kumar Singh, Deputy Director General of Post Office Department of Posts. कि अब आपका जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है वो भी आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह यूज कर पाएंगे। एज मोर देन 90% ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन रूरल एरिया, द इनिशिएटिव विल बेनिफिट फार्मर्स, लेबरर्स, सीनियर सिटीजन्स एंड विमेन। 90% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो इसका लाभ जो है एक किसान को मिलेगा, एक मजदूर को मिलेगा, एक सीनियर सिटीजन को मिलेगा, एक महिला को मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स एंड PPF कैन ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली टू देयर अकाउंट्स। अब डायरेक्टली ये जो सुकन्या समृद्धि फंड का जो पैसा है, PPF का पैसा है, वो डायरेक्टली आप पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। Moreover, it paves the path for new banking models which could be 100% digital, thereby reducing the cost of lending, improved services standards and wider geographical reach. अब ये अकाउंट्स जो हैं वो भी डिजिटल हो जाएंगे, तो आप सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करना है, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और वित्तीय समावेशन के बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब वित्तीय समावेशन होता है तो फिर आपको आपकी एक आपका एक ट्रैक बनता है पूरा कि आपने कितने पैसे उठाए, कितने पैसे डिपॉजिट किए, आपने कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए, आपकी इनकम कितनी आ रही है। और ये जब स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, तो उसके ऊपर आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाँव का एक व्यक्ति जिसको लोन नहीं मिलती थी, एक किसान को लोन नहीं मिलती थी, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि उसकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब पोस्टल अकाउंट को एक बैंक अकाउंट कोर बैंकिंग सर्विस में आ जाएगी, पोस्टल अकाउंट या फिर पोस्ट डिपार्टमेंट, तो फिर एक ट्रैक बनेगा आपका, पूरा एक हिस्ट्री बनेगी, फाइनेंशियल हिस्ट्री, और लोन मिलना जो है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है एविएशन एंड ट्रैवल डिसअपॉइंटेड। एविएशन और ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो इस बजट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज़ हैं। उनका कहना यह है कि फ़िलहाल जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो कहता है ना कि प्लेन के लिए जो पेट्रोल यूज़ किया जाता है, नॉर्मल भाषा में हम यही कहते हैं कि प्लेन का पेट्रोल या फिर एरोप्लेन का पेट्रोल, तो ये जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इस एक्साइज ड्यूटी को अगर कम किया जाता तो फ्यूल की प्राइस थोड़ी कम होती। फ़िलहाल एविएशन टर्बाइन फ्यूल की इंटरनेशनल प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड हाई पर हैं, और इसकी वजह से एयरलाइन का जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ सेकंड वेव के बाद आज भी एयरलाइंस जो है वो अपनी सीट्स फुल नहीं कर पा रही हैं, तो इसकी इम्पैक्ट आ रही है। एक तो आपके प्लेन जो है वो हाफ कैपेसिटी में या फिर उससे कम कैपेसिटी में उड़ रहे हैं, और ऊपर से एविएशन फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एयरलाइन ट्रैवल जो हैं और एयर इंडस्ट्री के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हो रही है। तो उनका कहना ये है कि सरकार ने अगर एक्साइज ड्यूटी को कम किया होता तो फिर एविएशन सेक्टर को थोड़ा बूस्ट मिलता, और इसकी वजह से फिर एविएशन सेक्टर जब अच्छा चलता है तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर यानी कि जो आपकी होटल्स हैं, ये सारी चीज़ें, कैब सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। इनफैक्ट बैग बनाने वाली कंपनी, आप ट्रैवल कर रहे हैं तब खाने पीने की कंपनी, इन सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होता है जब एविएशन सेक्टर जो है वो बूस्ट होता है तब। लेकिन आने वाले समय में शायद सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और शायद एक्साइज ड्यूटी जो है उसको थोड़ा कम करें। अब देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है आज का आपका MCQ। The EPFO had begun equity investments in 2015-16 with 45 to 65% of inflows invested in government securities. What is the ceiling for the investment in equity? तो क्या है सीलिंग लिमिट?
चार ऑप्शंस हैं, 15%, 18%, 20%, 25%। तो बताइए इसका राइट आंसर। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों हमारी दो चैनल्स हैं, एजुकेशन एंड फॉरएवर, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हिट द लाइक बटन अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो। जैसे मैंने आपको बताया, आई जेन्युइनली बिलीव यू ऑल आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। And I'll see you soon with some more lectures on Curiously Forever. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.